उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी थर्ड क्लास है। आज हमने एक नया स्पेक्ट्रम पढ़ना है, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर का। और उसमें आज जो हम डिसऑर्डर्स कवर करेंगे वो 3 डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले तो पाई का डिसऑर्डर है, उसके बाद रूमिनेशन डिसऑर्डर है, उसके बाद हमारे पास फूड इनटेक डिसऑर्डर है एक, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे हम पहले हम पढ़ते हैं कि पाई का डिसऑर्डर क्या है। पाई का डिसऑर्डर हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ऐसे बिहेवियर में कि जिसमें वो नॉन फूड या नॉन न्यूट्रिटिव थिंग्स जो है वो ईट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जो चीजें खाने वाली नहीं होती या उनमें किसी किस्म की न्यूट्रिशन नहीं होती। और इसका जो टाइम लिमिट है वो हमारे पास ये होता है कि एटलीस्ट 1 मंथ तक वो हमारे पास ये चीजें खा रहे हों, कंटिन्यूसली इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हों। जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं, सबसे पहले तो ये है कि बच्चे पेपर बहुत ज्यादा खाते हैं। इसमें हमारे पास बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, एडल्ट भी होते हैं। लेकिन हम पहले बच्चों से शुरू करेंगे कि बच्चों में क्या चीजें कॉमन होती हैं। एक तो पेपर बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो पेंसिल से जो लेड पेंसिल होती है उससे शुरू कर। इसके अलावा सॉइल, चौक है, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। केसेस खाते हैं, ट्यूब्स हैं और होते हैं। उसके अलावा पेबल्स हैं, ये छोटे छोटे पत्थर या कंकरियां जो होती हैं उसे खाते हैं। मेटल में ये होता है कि जैसे कोई मेटल की चीज है वो टूट गई है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उसे खाना शुरू कर देते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि उन्हें एक डिजायर होती है, उन्हें क्रेविंग होती है, अर्ज हो रही होती है कि उन्होंने वो सब्सटेंस जो कि नॉन फूड है या उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, बजाय फायदे के वो नुकसान दे रही है, लेकिन वो उस अर्ज को पूरी करने के लिए, अपनी उस डिजायर को पूरी करने के लिए उस सब्सटेंस को या उस चीज को खा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या है कि हमारे पास 5% ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कि स्कूल एज चिल्ड्रन में, यानी कि वो बच्चे जो कि स्कूल जा रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे पेंसिल का सिक्का खा रहे हैं, वो रबड़ खा रहे हैं और एटलीस्ट वो 1 मंथ से ज्यादा खा रहे हैं और एक्सेसिवली खा रहे हैं उस चीज को। तो फिर हम उसे डायग्नोज करते हैं कि वो पाई का डिसऑर्डर में है। उसके अलावा जो केस देखा जाता है वो ये है कि 1/3 ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, वो वुमेन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, यानी अगर 3 है तो 3 में से एक क्या होता है कि वो उन्हें भी क्रेविंग्स होती हैं और अर्जेस हो रही होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर वो क्या करती हैं कि वो समटाइम्स मट्टी खा रही हैं, समटाइम वो जो है वो सिक्के, वही जैसे बच्चे पेंसिल के सिक्के खा रहे होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वहाँ भी हमारे पास पाई का डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन होता है प्रेग्नेंट वुमेन। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो नेग्लेक्ट, यानी वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही होती पेरेंट्स की तरफ से, उनमें ये चीज डिसऑर्डर जो है वो कॉमन होता है। दूसरा हमारे पास लैक ऑफ सुपरविजन है कि अगेन पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को देख नहीं रहे, वो देख ही नहीं कि बच्चे किस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो क्या चीज खा रहे हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही, बच्चों को बताया नहीं जा रहा कि क्या चीज खाने वाली है और क्या चीज नहीं खाने वाली। तो फिर बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंटल डिलेज क्या है कि इसमें सर्टेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं जैसे कि ऑटिज्म है और डिसऑर्डर्स हैं, उनमें बच्चों को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई, ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई होती, तो इसलिए उन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ खाने वाली है और क्या चीज़ नहीं। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पाई का डिसऑर्डर में बच्चे जो है और इंडिविजुअल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ पाई। अब जैसे कि हमने देखा कि बच्चे पाई का डिसऑर्डर में ज्यादा हैं, तो चाइल्डहुड में भी हमारे पास होता है, उसके बाद एडोलिसेंस में भी होता है और अडल्टहुड में भी। इवन समटाइम्स कि वो लोग जिन्हें ये समझ होती है कि हमने क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी, लेकिन इसकी अर्ज बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिजायर होती है। कोई भी चीज जैसे आइस खाने की, बर्फ के वो क्यूब्स खा रहे हैं, तो समटाइम्स फिर से वो जो एक पीछे दूसरी एक फोम टाइम बर्फ जो है वो लगी हुई होती है फ्रिज में, उसको वो स्क्रैच कर करके वो खा रहे होते हैं। तो इसमें एडल्टहुड में भी ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। The disorder can persist and result in serious medical complication. Obviously कि जब आप ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि नॉन जो कि नुकसानदेह है आपके लिए, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं, जहाँ ये क्या करती है हमारे में जाकर इश्यूज क्रिएट करती है, वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पे इश्यूज अराइज होना शुरू होते हैं।
पॉइजनिंग क्या होता है कि कुछ चांसेस ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास पेंट है, पेंट अगर वो पेंट है जिसमें लेड का इस्तेमाल हुआ हुआ है, अगर पेंसिल खा रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली वो लेड ही खा रहे हैं बच्चे, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन पाइका के साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल को सफ़र करनी पड़ती है। इटियोलॉजी क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, कि वो बच्चे जिनमें आयरन की कमी होती है या उनमें जिंक की कमी है, तो वो हम कंडीशंस देखते हैं कि वो पाइका में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो आयरन और जिंक की जो नीड है समटाइम उसको भी पूरा करने के लिए वो सब्सटेंसेस खाने शुरू कर देते हैं। जैसे वो बच्चे जिनमें आयरन की कमी होती है वो आइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि बर्फ़ जो है उसको खाते हैं और इस तरीके से अपनी नीड पूरी करते हैं। सेकेंड हमारे पास है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। उन बच्चों में जिनमें जो कि ऑलरेडी आईडी के पेशेंट्स होते हैं या ऑटिज्म के हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन कोई भी है उनमें, इन बच्चों में क्या होता है कि हमारे पास उनकी क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई होती, तो इसलिए उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, और इस वजह से वो पाइका में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगेन हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो वुमेन जो कि इस टाइम पीरियड से गुजर रही होती हैं, उन्हें हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिफरेंट क्रेविंग्स होती हैं और अर्जेस होती हैं, तो वो उन अर्ज को पूरा करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस खाना शुरू कर देती हैं। समटाइम्स वो चौक भी खा रही होती हैं, मट्टी खा रही होती हैं, तो इस तरह की समटाइम्स भूल यानी ये जो हमारे पास कारपेट्स है उनके धागे उतार के वो खाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह वो पाइका में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं? स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। समटाइम्स वो लोग जिनमें एक तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है या उन्होंने कोई ना कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो उस ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए या उससे रिलीफ हासिल करने के लिए या उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को इस बिहेवियर में इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी किसी एक चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यूसली वो एक ही चीज़ को खा रहे हैं ताकि उनके जो माइंड है वो स्ट्रेस की तरफ ना जाए या उस ट्रॉमा को सोचते हुए उसके बारे में सोचते हुए ना गुजरे, तो वो एक चीज़ को बस खाई जा रहे हैं और उससे अपनी अर्ज और अपने जो प्लेयर उससे हासिल कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स आते हैं, ओसीडी के पेशेंट हैं बिहेवियर में होते हैं कि वो किसी एक खा, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि वो ओसीडी और एनसी के साथ साथ पीका डिसऑर्डर भी डायग्नोज हो जाए। अच्छा, कल्चरल समटाइम्स हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस हैं या कुछ ऐसे कल्चर जिनमें हमारे पास कुछ नॉन फूड सब्सटेंसेस को एक्सेप्टेबल समझा जाता है कि अगर कोई बुरी समझी जाती उन्हें वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तौर पे खा रहे होते हैं या समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि ये मेडिकल कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी कि एज अ मेडिसिन वो खा रहे होते हैं चीज़ें। तो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स भी यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास नेग्लेक्ट एंड डेप्रिवेशन, यानी कि वो बच्चे जिन्हें चाइल्डहुड में नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है या उनकी सुपरविजन नहीं होती। और इंस्टीट्यूशनल केयर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर में क्या होता है कि वो बच्चे जो कि शुरू से ही जैसे अगर उन्हें डे केयर सेंटर में डाल दिया गया है तो सारा टाइम वो डे केयर सेंटर में है, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, तो इस तरीके से पेरेंट्स जो है उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग और सुपरविजन नहीं कर पाते, उन्हें बाकायदा केयर नहीं मिल पेरेंट्स की तरफ से, इसकी वजह से वो निगलेक्ट और डेप्रिवेशन का शिकार होते हैं, वो डिफरेंट जो बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं या डिफरेंट खाना शुरू कर देते हैं। एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अच्छा, अगेन यहाँ पर पेरेंट का ही रोल है कि हमारे पास जब पेरेंट्स प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे होते तो बच्चे वो चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो अवेलेबल सामने, जैसे अगर पेंट के डब्बे पड़े हुए हैं बच्चे शुरू कर देंगे और क्योंकि उनको अपनी इन्वायरमेंट में वो चीज़ मिल रही है। यहाँ पेरेंट का रोल आता है कि वो बच्चों को इस तरीके की इन्वायरमेंट एक्सपोजर प्रोवाइड ना करें कि जिसकी वजह से वो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए या उसमें आदत पड़ जाए उस चीज़ को खाने की। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर एंड लर्न फैक्टर। ये है कि सबसे पहले अगर किसी ने कोई चीज़ खाई, अगर बच्चे पेपर
तो एक बार खाया, दूसरी बार, तीसरी बार। अब क्या हुआ कि उनकी जो शुरू होगी, यानी कि अगर जब वो पेपर खाते हैं या प्ले है या उनकी जो है एक अर्ज पूरी कि उन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स एंड जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज। अच्छा, जब हम पाइका डिसऑर्डर को देखते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेल में ज्यादा है या फीमेल में ज्यादा है, दोनों में इक्वली ये प्रिवेल करता है। और इसके साथ साथ जो हम कंडीशन देखते हैं वो अगेन प्रेग्नेंट वुमेन्स में आती है, उनमें क्रेविंग्स होती हैं चॉप खाने की या आइस खाने की, जिसकी वजह से उन्हें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि सबसे फिजिकल इम्पेयरमेंट है, यानी कि वो बच्चा जो कि अगर छोटे छोटे पत्थर खा रहे हैं या स्टोन्स खा रहे हैं तो एक तो उसके टीथ खराब हो जाएंगे, दूसरा क्या है कि स्टमक इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अगेन फेस पेंट खा रहे हैं तो वो इन्फेक्शंस जो है क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, जब जो बच्चे पेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि लेड बेस्ड पेंट खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एक वर्स कंडीशन आती है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज उन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है। उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो लेड की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये ज़्यादा सीवियर है जब पेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेपर और जैसे हमारे पास रबड़ है या मट्टी है, ये तो बच्चे खा ही रहे होते हैं कॉमनली, लेकिन अगर वो पेंट खाना शुरू करते हैं तो ये सीवियर कंडीशन है क्योंकि इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल फंक्शनिंग। क्या होता है कि जो लोग पाइका में इन्वॉल्व होते हैं, पाइका डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स जो है और सोशल फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे एक बच्चा जो है वो स्कूल में खा रहा है कागज, तो उसको बुलिंग भी होगी और आइसोलेशन की फीलिंग की तरफ चला जाएगा और इसकी जो सोशल इंटरेक्शन है या सोशल जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। कोमॉर्बिडिटी, अब हम देखते हैं कि वो डिसऑर्डर जो हमारे पास कॉमनली पाइका के साथ आते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलपमेंटल वाले डिसऑर्डर, वो बच्चे जिनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई वो पाइका में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि साइकोटिक डिसऑर्डर है और उन्हें अगेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरह उनकी भी यहाँ पर हमारे पास ब्रेन फंक्शनिंग जो होती है वो थोड़ी सी खराब होती है, इसकी वजह से वो उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने ये चीज़ खानी है या नहीं खानी, इसकी वजह से वो पाइका में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओसीडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो भी पाइका में इन्वॉल्व होते हैं, और जब अगर ऐसा हो गया ओसीडी के पेशेंट भी हैं और पाइका के अभी जो क्राइटेरिया वो भी डायग्नोज हो गए, तो फिर क्या करते हैं कि उन्हें दोनों डिसऑर्डर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्राइकोटिनिया और एक्सफोलिएशन के वो पेशेंट जो के हेयर पुलिंग पास स्किन पिकिंग डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है, वो भी पाइका डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है। अब ये हेयर पुलिंग की कंडीशन है, उसमें वो बाल जो है वो बार बार पेशेंट तोड़ रहा है और उसके साथ खेल रहा है। अब पाइका डिसऑर्डर में को कब किस तरीके से वो आना भी शुरू करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ये दोनों डिसऑर्डर्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक है एरिया ए फूड या नॉन फूड ओवर 1 मंथ कि 1 मंथ का जो है है। सेकंड ईटिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स हमारे किसी वैसे ना हो, जैसे कि वो ऑलरेडी सिंड्रोम का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो ये वाला डिसऑर्डर है। सेकंड हमारे पास है पाइका वजह एनोरेक्सिया नर्वस। अच्छा, एनोरेक्सिया नर्वस में क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास नॉन फूड एलिमेंट्स जो है वो पर्सन खाते हैं इसलिए ताकि वो अपनी जो एपिटाइट है या अपनी जो भूख है उसको खत्म कर सकें और उन्हें ज़्यादा खाना ना पड़े और उसकी वजह से उनका वेट जो है वो गेन ना हो। तो ये इनकी जो है वो थॉट पैटर्न होते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा में। लेकिन पाइका में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, कोई ऐसा थॉट पैटर्न नहीं होता। वो क्यों खा रहे होते हैं नॉन फूड एलिमेंट्स को? क्योंकि
उन्हें एक अपनी जो अर्ज पूरी करनी होती है, अपनी डिजायर पूरी करनी होती है, इसी वजह से खा रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्टिशियस डिसऑर्डर है। अगेन फैक्टिशियस डिसऑर्डर में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें खा रहा होता है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाए, और वो फिर इसमें ये बिहेवियर होता है कि समटाइम्स वो कह रहे होते हैं कि अब मैं बीमार हो गया हूँ और लोग मुझे देखने आएंगे, तो इस बिहेवियर की वजह से वो नॉन फूड एलिमेंट खा रहे होते हैं। लेकिन पाइका में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पाइका में अगेन वो अपनी अर्ज पूरी करने के लिए, अपनी डिजायर पूरी करने के लिए नॉन फूड एलिमेंट्स जो है वो खा रहे होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि अपने आप सुसाइडल होती है और उसको कुछ ऐसे एलिमेंट खाना शुरू कर लेते हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट शुरू कर लेते हैं, तो वो पाइका के अंदर नहीं आता। पाइका का मतलब अगेन डिजायर पूरी करना है, अर्ज पूरी करना है उस चीज के साथ। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप अपने आप को जो है वो सेल्फ इंजरी करें। और हमारे पास आ जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, जो ऑटिस्ट बच्चे होते हैं वो अपनी सेंसरी सीकिंग बिहेवियर की वजह से यानी कि जो अपनी सेंसरी उनको सेटिस्फेक्शन होती है उसकी वजह से वो समटाइम्स ऐसे फूड खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी नीड क्या होती है, उनकी जो थॉट होती है वो क्या होती है कि उन्होंने अपनी सेंसरी सेटिस्फेक्शन या रिपीटेटिव बिहेवियर्स वो परफॉर्म करें। लेकिन पाइका में ऐसा नहीं है। पाइका में उन्होंने अर्ज पूरी करनी है उस फूड से रिलेटेड। तो ये था हमारे पास पाइका डिसऑर्डर। के बाद हम चलते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर। रूमिनेशन डिसऑर्डर भी हमारे पास एक फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि पहले हम समझते हैं कि रूमिनेशन क्या होता है। रूमिनेशन वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है रूमिनेट। रूमिनेट एनिमल होते हैं जो कि अपने खाने को एक बार खाते हैं और बगैर चबाए या बगैर च्यू किए, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि खाने को अंदर ले जाते हैं। वो दोबारा से खाने को लेकर आते हैं, रीस फॉलो करते हैं, और फिर एक कल होता है जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें एनिमल होते हैं या इसमें हमारे पाव आ जाती है, कीप आ जाती है, ये बोलते हैं रूमिनेशन में। अब रूमिनेशन डिसऑर्डर क्या होता है? अगर एक पर्सन इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर के अंदर। यहाँ लगने वाली है वो रूमिनेशन साइकिल, यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल ने क्या किया कि फूड को लिया, उसको किया बगैर च्यू किए या उसको चबाए, उसने फूड को खा लिया, उसको निगल लिया। अब क्या कि वो खाने को वापस लेकर आएगा और तरह से उसे फिर वापस लेगा। बेसिक हुआ डायग्नोस कर क्रिएटिव टीचर इन समटाइम्स जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्योंकि होल्डिंग हेड बैग, हर्टिंग बैग, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि वो इन्फेंट जो कि सही तरीके से बैठ नहीं सकते या अभी उनको ऐसी कंडीशन होती है कि वो सही तरीके की पोस्चर जो है उनका मेंटेन नहीं हुआ होता, तो इसकी वजह से वो समटाइम्स की बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो रूमिनेशन डिसऑर्डर में नहीं आता क्योंकि वो स्पेसिफिकली खुद नहीं कर रहे ना। इन्फेंट तो छोटे बच्चे होते हैं। फिर ओल्ड चिल्ड्रन एडल्ट में लीड टू सोशल एम्बेरसमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि सोशल एम्बेरसमेंट की तरफ ये चीज़ लेके जा रही होती है पर्सन को कि जब एक बंदा खाना खा रहा है और खाने में उसे इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर वो सोशली बड़ा एम्बेरस भी होता है और सोशल सेटिंग्स में जाना उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। समटाइम्स वो फूड खाना भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। प्रेवलेंस क्या है हमारे पास, अगेन 1 से 2% जो है हमारे पास स्कूल एज चिल्ड्रन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और हायर प्रेवलेंस उन बच्चों में होती है जो कि आईडी के पहले से ही पेशेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं क्योंकि अगेन उनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि उन्होंने खाना एक बार स्वॉलो कर लिया और वो दोबारा से उससे क्या कर रहे हैं कि दोबारा से माउथ में लेकर आते हैं और दोबारा से च्यू करते हैं और उसी फूड को फिर दोबारा से अंदर लेके जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं समटाइम्स निगलेक्ट की वजह से। वो बच्चे जो कि
पेरेंटल निग्लेक्ट देखते हैं अपने चाइल्डहुड में, वो इस बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस फंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जब बच्चों के दरमियान में और पेरेंट्स के दरमियान में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, या बच्चों पेरेंट्स ने बच्चों की जो है पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं की होती, उन्हें बताया नहीं होता कि किस तरीके से आपने जो है वो खाना खाना है, या उन्हें बच्चों को केयर नहीं मिल रही होती, तो फिर हमारे पास ज़्यादा रिस्क होते हैं कि उन इन्फेंट्स में या उन बच्चों में रूमिनेशन डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ रूमिनेशन। टिपिकली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इन्फेंसी में क्या होता है कि 3 to 12 मंथ्स के जो बच्चे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद चाइल्डहुड भी है, एडोलेसेंस और एडल्टहुड में भी ये केस आते हैं कि समटाइम्स बहुत बड़े लोग होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, वो इस साइकिल में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी ये हैबिट बन जाती है कि उन्होंने एक बार खाना खा लेना है बगैर च्यू किए, और उसके बाद वो दोबारा से उसे फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा माउथ में लेकर आए, दोबारा से च्यू किया और फिर उस खाने को खाया, यानी कि उन्हें तसल्ली नहीं हो रही होती और वो बार बार उस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। रूमिनेशन डिसऑर्डर में रिमिट स्पॉन्टेनियसली इन इन्फेंट, यानी कि हम देखते हैं कि इन्फेंट्स में बार बार ये चीज़ जो है वो अकर कर रही होती है, और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, एक तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा आ जाती है कि जब बच्चे एक ही खाने के साथ इतना ज़्यादा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो समटाइम्स खाना छोड़ भी देते हैं, खाना नहीं भी खाते, और समटाइम वो क्या करते हैं कि खाना अगर वो उन्होंने दोबारा रीच्यू किया तो वो खाना इजेक्ट कर देते हैं, यानी खाना जो है वो निकाल देते हैं, खाते ही नहीं है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रूमिनेशन डिसऑर्डर, सबसे पहले तो मेल न्यूट्रिशन है कि वेट जो है वो लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इनफ न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वेट लॉस की तरफ बच्चे चले जाते हैं। सोशल फंक्शनिंग क्या है कि ओल्डर चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट में एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड सोशल फंक्शन, यानी कि एक बच्चा जो कि इस बिहेवियर में इन्वॉल्व है जिससे खाने में इश्यू आ रहा है, उसे एम्बेरसमेंट भी फील होती है जब वो सोशल इंगेजमेंट में जाता है, ये सोशल कहीं भी इंटरेक्ट होता है और कहीं खाना खा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन का शिकार होता है, और जो उसकी सोशल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब भी वो सामने खाना तो कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है खाना च्यू करने में, खाना swallow करने में, तो उसकी सेल्फ स्टीम कम होती है और उसकी सोशल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कोमोर्बिडिटी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल डिसऑर्डर्स दोनों के साथ होती है, जैसे कि हमारे पास मेडिकल कंडीशन में एंजाइटी, समटाइम्स क्या होता है कि एंजाइटी के पेशेंट जो होते हैं वो रूमिनेशन डिसऑर्डर में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी एंजाइटी की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही होती वो खाना उन्होंने च्यू किया या नहीं किया, फिर दोबारा से वो माउथ में लेकर आते हैं, दोबारा से फॉलो करते हैं, तो इस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इटियोलॉजी क्या है कि सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि अगर तो स्ट्रेस है या एंजाइटी है या इमोशनल डिफिकल्टीज है, तो इसकी वजह से रूमिनेशन में इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें अपने स्ट्रेस को कॉप करना नहीं आ रहा होता, या वो किसी बेचैनी की वजह से खाना सही तरीके से खा रहे होते। जी जी मैम मीटिंग जो है एंड होने वाली है, आप इसको अभी स्टॉप कर दें, नेक्स्ट दिन से फिर जो है वो ज्वाइन करके आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। कैमरे से यहाँ पर एंड आप सब लोग जो है वो न्यू लिंक से ज्वाइन करके तो हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, न्यू लिंक आएगा उसको आप सबने ज्वाइन करना है। हम 1 मिनट और इंतजार कर लेते, फिर शुरू करते हैं।
42 पे शुरू करते हैं कि जब रिम्यूनेशन देखते हैं, हाँ जी, इटियोलॉजी को शुरू करते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब वो लोग जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हैं या उन्हें इमोशनल डिफिकल्टीज हैं, वो क्या करते हैं कि इस रिम्यूनेशन बिहेवियर को एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, यानी कि अपनी किसी भी परेशानी को, अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए या अपने जो इमोशनल डिफिकल्टीज हैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब वो एक्सेसिवली इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि वो रिम्यूनेशन डिसऑर्डर का शिकार हो। उसके बाद हमारे पास बिहेवियरल फैक्टर्स आ जाते हैं। समटाइम्स इंडिविजुअल क्या करते हैं कि बिहेवियर लर्न करते हैं, वो दूसरों को देख कर भी बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, या एक बार अगर उन्होंने बिहेवियर परफॉर्म किया और उन्हें उससे जो है वो स्ट्रेस जो है उनका ख़त्म हो रहा है, या वो स्ट्रेस को भूल गए हैं या किसी परेशानी को भूल गए, तो फिर वो इस बिहेवियर को अपनी हैबिट बना लेते हैं और इसे कंटिन्यूसली इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। इससे फिर उन्हें रिलीफ भी मिल रहा होता है, इससे उन्हें प्लेजर भी मिल रहा होता है, तो वो इसमें एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। समटाइम्स क्या होता है कि वो बच्चे या वो इंडिविजुअल जिनको सुपरविजन नहीं मिल रही होती, ट्रेनिंग नहीं हो रही होती, वो इस बिहेवियर में जाते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है और वो उससे इमोशनल सपोर्ट जिसकी वजह से वो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो बार बार रुमिनेशन कर रहा है, यानी कि फूड के साथ खेल रहा है, वो उसे खा रहा है लेकिन उसे च्यू नहीं कर रहा, फिर उसे स्वॉलो कर लेता है, फिर दोबारा से वो क्या करता है कि उस फूड को माउथ में लेकर आता है, या तो उसे वो निकाल देता है या वो उसे दोबारा से च्यू करके दोबारा से खाता है। तो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि उसका समटाइम स्ट्रेस दूर हो जाता है, कि समटाइम उसे प्लेजर मिल रहा होता है, तो वो इस बिहेवियर को अपनी हैबिट बना लेता है, हालांकि ये कोई अच्छी हैबिट नहीं। अब हमारे पास क्या है, डेवलपमेंटल फैक्टर्स। डेवलपमेंटल डिले अगेन आईडी की वजह से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की वजह से समटाइम जो है इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्राइटेरिया ये हम देखते हैं कि रिपीटेड रिगर्गेशन है और यानी कि वो खाने को रीच्यू कर रहा है, रीस्वॉलो कर रहा है और स्पिट आउट कर रहा है। समटाइम वो उससे स्पिट आउट कर देता है, समटाइम स्पिट आउट नहीं भी करते कुछ कंडीशन में। अब क्या है कि हम ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया 1 क्या बताता है कि एटलीस्ट 1 मंथ तक ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। क्राइटेरिया भी क्या है कि रिपीटेड हमारे पास कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज नहीं होने चाहिए, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास रुमिनेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया तब मीट करता है जब हम किसी भी मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करते हैं, यानी कि समटाइम्स जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज की वजह से जो है इंडिविजुअल वो अपने खाने को सही तरह से चबा नहीं होते या उसको स्पिट आउट कर रहे होते हैं, तो वो रुमिनेशन डिसऑर्डर नहीं आएगा। थर्ड हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि द ईटिंग डिस्टर्बेंस डज नॉट एक्वायर एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वस। अब समटाइम्स एनोरेक्सिया नर्वसा है, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारे पास बुलिमिया है, बिंज ईटिंग है, अवॉइडेंस रिस्ट्रिक्टिव, ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं इनके सिम्टम्स में समटाइम्स ये होता है कि फूड को स्पिट आउट कर दिया जाता है या फूड को खाया नहीं जाता, कंसर्न की वजह से कहीं वेट गेन ना हो जाए। तो ये वाले भी हमने देखने हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इनको भी हमने रूल आउट करना है, उसके बाद रुमिनेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट करना है। थर्ड हमारे पास फोर्थ हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि कोई अदर मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, जिसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब इसका भी स्पेसिफायर हमारे पास पिछले डिसऑर्डर की तरह सेम है कि अगर तो रिमिशन है तो हम उस रिमिशन को स्पेसिफायर के तौर पर ऐड करेंगे, यानी कि एक इंसान को रिमिशन डिसऑर्डर जो है वो ऑलरेडी था लेकिन कुछ अरसे बाद वो खत्म हो गया, उसको ट्रीटमेंट किया गया, वो खत्म हो गया, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से उसको सिम्पटम्स आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, रिमिशन डिसऑर्डर इन रिमिशन उसको लिखेंगे या उसको डायग्नोज करेंगे। लास्ट में हमारे पास इसके आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबसे पहले हम इसको जो चीज़ ज़्यादा रिलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, यानी कि समटाइम्स इशूज से चुबारे नहीं होते या उसे स्पिट आउट कर दे होते हैं, तो वो रुमिनेशन डिसऑर्डर में नहीं आता। अगेन एनोरेक्सिया नर्वसा और बुलिमिया नर्वसा ये भी ईटिंग डिसऑर्डर के
ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह कल पढ़ें। इनमें क्या होता है कि वो जो बॉडी वेट है उससे रिलेटेड कंसर्न होते हैं और इंडिविजुअल जो है वो खाने को स्पिट आउट कर देते हैं या खाने को निगलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से कि कहीं उनका वेट जो है बढ़ ना जाए। लेकिन रूमिनेशन डिसऑर्डर में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। रूमिनेशन डिसऑर्डर में वो अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए या समटाइम्स जो है वो अपने इमोशनल डिफिकल्टीज को ख़त्म करने के लिए वो क्या कर रहे होते हैं, इस बिहेवियर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो डिसऑर्डर के बाद अभी थर्ड डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं। तो ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है और कोई मुझे बता दें यहाँ पे कि स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम हो रही है, आप कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। अब हम थर्ड डिसऑर्डर पढ़ते हैं, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। ये भी हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है। अब इस पे क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो खाने को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि मैंने सिर्फ इतना ही खाना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। ये एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न है कि जिसकी वजह से हमारे पास फूड जो है वो पर्सन का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसकी जो डाइट है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा कम खा रहे होते हैं या खाना खा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो किसी सर्टन अमाउंट का जो फूड है वो खाना पसंद नहीं करता, यानी मैंने इतना ही खाना खाना है, या मैंने जो है कोई वैरायटी किसी फूड की जो कोई टाइप है उससे वो रिलेट करना शुरू कर देता है कि ये मैंने सिर्फ जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं या हम सिर्फ जो है यही सब्जी खाएंगे, इसके अलावा हम कोई सब्जी नहीं खाएंगे, या वो कहते हैं कि हम इसी टेक्सचर के खाना जो है वो खाएंगे या इसी कलर के खाना खाएंगे। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में होती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सेंसिटिविटीज आ जाती हैं कि पहले फूड टाइप। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमने क्रंची खाना खाना है, वो सिर्फ क्रंची खाने में ही इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि वो किसी किस्म का जो नरम गज़ा होते हैं उसमें वो कभी भी नहीं खा रहे होते, या अगर उन्हें खानी पड़ जाए तो वो उसको अवॉइड करते हैं या वो खाना बहुत कम खाते हैं। अब कुछ पीपल क्या होते हैं कि वो नरम गज़ाएं खाते हैं, वो सब खाने में इन्वॉल्व नहीं होते। फूड टेक्सचर, अब फूड टेक्सचर के साथ भी हमारे पास समटाइम्स होती है कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो कुक्ड स्पेनिश खाएंगे या ओटमील खाएंगे, तो वो टेक्सचर से अपने आप को एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि इस सर्टन स्पेसिफिक टेक्सचर के साथ मैंने खाना खाना है और ये वाला टेक्सचर अगर मुझे मिलेगा तो मैंने खाना नहीं खाना। फिर समटाइम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल किसी फूड के साथ कलर को रिलेट कर देते हैं कि इस कलर के जो हमारे पास फूड हैं उनको मैंने खाना है तो उनके साथ नहीं खाना। और इनकी जो ये रूल आउट करने वाली कंडीशन होती है कि ये मैंने चीज़ खानी है नहीं खानी, ये उसमें बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं अनटिल अनलेस के उन्हें भूख भी बड़ी लगी होती है और उन्हें कोई और मेडिकल कंडीशन भी देखनी पड़ रही थी, लेकिन वो अपने इस रूल में बड़े पक्के होते हैं कि मैंने इस कलर का फूड खाना है या मैंने इस टेक्सचर का ये टाइप का फूड खाना है और ये वाला जो खाना है मैंने नहीं खाना। अच्छा, समटाइम्स वो स्मेल से भी रिलेट कर रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं कि सर्टन जो फूड है वो उनको नहीं खाते। उसके अलावा टेम्परेचर से कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ गर्म खाना खाना है और हमने ठंडा खाना नहीं खाना, कुछ गर्म गज़ाएं ही खा रहे होते हैं और जो वो चीज़ें जो कि ठंडी होती हैं या वो चीज़ें जो कि फ्रोजन चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े स्पेसिफिक और चूज़ी ये लोग होते हैं और इस बिहेवियर को वो अपनी आदत बना लेते हैं, अपनी हैबिट बना लेते हैं। जब भी वो खाना खाएंगे तो वो पहले सोचेंगे कि हाँ मैंने इस बिहेवियर इस जो है चॉइस के साथ खाना खाना है और इस चॉइस के साथ मैंने खाना नहीं खाना। टाइप्स में हमारे पास पहली टाइप हमने देख ली कि वो सेंसरी बेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि किसी टेक्सचर, टेस्ट या टेम्परेचर के स्पेसिफिकली वो खाना जो है वो खाना पसंद करते हैं, वरना वो खाना नहीं खाते, उसे अवॉइड करते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है कंडीशन नेगेटिव रिस्पॉन्स। समटाइम्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो किसी फूड को किसी ऐसे इंसिडेंट्स के साथ या किसी ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं
और उसकी वजह से वो उन खानों में इन्वॉल्व नहीं होते, उन खानों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, उन खानों को अवॉइड कर रहे होते हैं जिनके साथ उनका कुछ कोई ना कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है या कोई ऐसी उनकी थॉट जो है वो डेवलप हो जाती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड। अच्छा, लिटल और टू नो एपिटाइट, यानी कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल या तो कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते हैं कि हमें भूख है, या वो अपनी जो है सोशल मील्स है उसमें बहुत उनका कंसर्न ही नहीं होता कि मैंने खाना खाना है। अगर खाना खाना भी है तो बहुत कम खाना है, जिसकी वजह से एक तो मॉल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे होते हैं, वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, वो चीज़ें उन्हें नज़र आ भी रही होती है, लेकिन फिर भी वो जो अपने फूड को जो है वो अपनी चॉइस के हिसाब से खाते हैं, या अपनी जो है जो चीज़ उन्होंने सोची हुई होती है, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए होते हैं कि मैंने सिर्फ स्पेसिफिक फूड आइटम्स को जो है अपनी डाइट में लेना है और बाकी चीज़ें मैंने नहीं खानी। बड़े चूजे और बड़े स्पेसिफिक होते हैं ये लोग। एसोसिएटेड फीचर्स क्या है कि समटाइम हमारे पास चाइल्डहुड में बच्चे जो है वो गैगिंग में या चॉकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से भी ये हैबिट जो है वो उनकी बन जाती है और वो फिर इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इमोशनल डिफिकल्टीज, एंजाइटी समटाइम कंडीशन की वजह से भी है कि वो किसी इमोशनल डिफिकल्टीज हैं उन्हें, या कोई बेचैनी है या परेशानी है, स्ट्रेस है, या टेम्परामेंट इश्यूज जो हैं, उनकी वजह से वो फूड में अपना वो कंसर्न शो करना शुरू कर देते हैं कि फूड के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं और ऐसे कुछ फूड्स को जो है वो खाना ही छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते समटाइम्स, और वो भूखे रहते हैं लेकिन वो उस अपनी जो बिहेवियर है उसको नहीं भूलते, या उस अपने बिहेवियर को जो है वो अवॉइड नहीं करते। फैमिली इम्पैक्ट क्या है कि फैमिली मेम्बर्स में फील स्ट्रेस ड्यूरिंग मील टाइम। समटाइम्स क्या होता है कि उनकी फैमिली में या जो उनके घर में खाना बन रहा है वो इतना स्पेसिफिक बन रहा है कि उन्हें बस उस चीज़ की आदत हो गई है, उसी फूड को वो या स्पेसिफिक फूड या उसी रूटीन को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इनका बिहेवियर बन जाता है, वो इनकी हैबिट बन जाती है कि उन्होंने अगर वो कहीं बाहर गए भी हैं या किसी और के घर भी गए हैं तो वो क्या करते हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक आदत बनी है कि उन्होंने इसी रूटीन में टाइम पे खाना खाना है, या स्पेसिफिकली यही खाना खाना है। जैसे कुछ लोग तो होते हैं वो चावल खाते हैं, वो रोटी को प्रेफर नहीं करते, तो अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो फिर खाना नहीं खाते क्योंकि वो जो है वो क्योंकि चावल के शौकीन होते हैं। तो इस वजह से वो अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज नहीं करते, अपने जो स्पेसिफिक फूड आइटम है उनके साथ स्टिक रहते हैं। क्या है हमारे पास कि हमने देखा है कि एक तो चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद एडोलेसेंट में भी हमारे पास। चिल्ड्रन में ये क्या होता है कि बच्चे बहुत हैं, समटाइम्स वो नहीं खाते खाना, समटाइम्स वो सब्जियां नहीं खा रहे होते हैं, समटाइम्स वो कुछ ऐसे फ्रूट्स नहीं खा रहे होते हैं। वो बड़े अगर वो सारे फ्रूट्स में से कोई एक फ्रूट आइटम खाएंगे और उसके अलावा बाकी नहीं खाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 0.3% जो है इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इस डिसऑर्डर में। अच्छा, डेवलपमेंट क्या है हमारे पास? इन्फेंसी और चाइल्डहुड में तो हो ही रहा है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि सेंसरी सेंसिटिविटीज और इमर्सिव एक्सपीरियंस, यानी कि चॉकिंग के अगर एक्सपीरियंसेस बच्चे ने अपनी चाइल्डहुड में देखे हैं या वो इस बिहेवियर चॉकिंग इन्वॉल्व थे, तो फिर वो क्या होता है कि उन्हें डर बैठ जाता है कि कहीं हमारे गले में कोई चीज़ फंस ना जाए, गले में कोई चीज़ हमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो फूड के साथ उनकी एक कह लें कि एक बुरा एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो खाना खाने में इंटरेस्ट शो नहीं करते, वो खाना जो है वो लिमिटेड खाते हैं या वो खाना खाते ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक। इसमें हम सबसे पहले देते हैं कोमोर्बिडिटी, यानी कि वो पेशेंट जो कि एंजाइटी का शिकार है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑटिस्ट बच्चे ऑब्सेसिव कंपल्सिव, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से जिसके साथ साथ देखते हैं कि समटाइम्स लोग अवॉइडेंट डिसऑर्डर में भी शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो खाना नहीं खाते। वो पर्सन जो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है वो समटाइम्स एंजाइटी की वजह से भी खाना खाना छोड़ देते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ज़्यादा समटाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एनवायरमेंटल रिस्क, क्योंकि फैमिलियल एंजाइटी और नेगेटिव केयर गिविंग इन्वायरमेंट्स में हाइटन द रिस्क। समटाइम्स क्या होती है कि फैमिली इश्यूज की वजह से ये फैमिलियल एंजाइटी जो होती है और नेगेटिव केयर गिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि जब बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रही होती, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही होती, उन्हें बस
खाना दे दिया, वो तरह के बच्चे खाना जो है वो सही तरीके से खा रहे हैं नहीं खा रहे, या खाना खाने में उन्हें इंटरेस्ट है या नहीं, तो फिर जब इस तरीके की सुपरविजन नहीं हो रही होती पेरेंट्स की तरफ से, फिर बच्चे इसमें डिसऑर्डर को सफर करना शुरू कर देते हैं। मेडिकल कंडीशन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज या फूड एलर्जीज की तरफ से की वजह से भी समटाइम्स वो लोग जो कि जिन्हें सर्टेन फूड टाइप से जो है वो एलर्जी होती है, वो भी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज की वजह से वो कुछ फूड को अवॉइड करते हैं, कुछ फूड को खा रहे होते हैं। तो अगर ये बिहेवियर एक्सेसिवली हो जाए तो फिर इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। और अगेन हिस्ट्री ऑफ स्टॉकिंग इंसिडेंट, यानी कि अगर चाइल्डहुड में या पहले कभी उन्हें कोई चॉकिंग का एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस हुआ है, यानी खाना फंस गया है या खाना खाते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है कि वो इस डिसऑर्डर में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि वो खाना खाने में उन्हें कोई इंटरेस्ट ना हो या खाने को अवॉइड कर रहे हो। कल्चरल एंड जेंडर रिलेटेड इश्यूज समटाइम्स हमारे पास क्या आते हैं, कल्चर में हमने देखा है, जैसे अगर रमजान है और रोजे रखे गए हैं तो उसमें खाना को अवॉइड किया जाता है, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, कि वो तो कल्चरल फैक्टर्स आ गए ना, कि आप जो है रमज़ान के टाइम पीरियड में आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने रोज़ा रखा है, उसमें आपने खाने को अवॉइड किया है। जेंडर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो कॉमनली ये हैं बॉयज़ में भी, गर्ल्स में भी, दोनों में होते हैं, बट इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ व्हेन को-ऑकरिंग विद ऑटिज्म। अच्छा, जब देखा जाता है कि अगर ऑटिज्म की कैटेगरी 7 है तो ये बॉयज़ है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस, डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। अगेन हमारे पास अगर एक इंसान जो है वो खाने में कहें कि वो ज़्यादा चूजी है और वो अपने खाने को बहुत सोच समझ के कि मैंने ये चीज़ खानी है ये नहीं खानी, और या अपने खाने को खा ही नहीं रहा, तो एक तो उसमें माल न्यूट्रिशन की कंडीशन सफ़र करनी पड़ेगी, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होगी, उसके साथ साथ भी उसकी सही तरीके से नहीं होगी, कि जब एक स्पीड या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो मेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो नहीं कर। सोशल एंड फैमिली फंक्शन डिसऑर्डर डिफिकल्टी कि वो बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, जो खाना नहीं खा रहे या खाना खाने में बड़े पिकी, तो जब वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का भी शिकार होते हैं और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती है। बच्चा जो है वो खाना नहीं खा जो है खाने में, तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी सोशल इसमें जाते हैं वो उनको तो है उनके खराब हो जाते हैं। कमोडिटी हम देखेंगे एक सोशल एंजाइटी की वजह से हमारे पास इसके साथ इन्वॉल्व, उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग विजुअलाइज बिहेवियर, यानी कि अगर तो कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न है जिसकी वजह से कोई ऐसी ऑब्सेशंस हैं, कोई ऐसी थॉट्स हैं जिसको वो रिलेट कर देता है फूड के साथ, और फिर वो क्या करता है उस फूड के को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है, उस स्पेसिफिक टाइप को, उस स्पेसिफिक टेक्सचर को जो है वो अपनी डाइट में लिमिट करना शुरू कर देता है कि ये वाला मैंने खाना नहीं खाना और ये वाला खाना है। तो ये फिर दोनों कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। ओसीडी के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसके बाद ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चूजी और पिकी होते हैं अपना खाना खाने में। समटाइम्स ये दोनों कंडीशन भी साथ साथ जो है वो आ रही होती है। अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें, सबसे पहले हमारे पास है ईटिंग और फीडिंग डिस्टर्बेंस, अपीयरेंस ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग ऑफ अवॉइडेंस विद सेंसरी ऑफ फूड कंसर्न अबाउट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी खाने कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप उनके सामने कोई अच्छी चीज रख देते हैं और फूड से रिलेटेड कोई है या कोई भी चीज, कोई थॉट है, तो वो खाने को नहीं खाएंगे। उन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है कि ये जो है तो वो उसमें इंटरेस्ट खाएंगे या तो बहुत ही कम खाएंगे या फिर खाने। इससे क्या है कि सबसे इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे पास वेट लॉस, यानी कि बज़ाहिर अपीयरेंस ही अंदर आते जी। अब आप कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, हम अब थे क्राइटेरिया बी। डिस्टर्बेंस इज नॉट बट एक्सप्लेन में लैक ऑफ अवेलेबल फूड। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास खाना इतना है ही नहीं कि वो खाना खा सके, या उनमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड या लिमिटेड टाइप ऑफ फूड है उनके पास, तो इसकी वजह से वो उसी खाने में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी खाने को, उसी फूड टाइप को जो वो खा रहे हैं। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया सी क्या है? यहाँ पर किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई और ना हो, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने बॉडी वेट के साथ बहुत कंसर्न होते हैं, और समटाइम बॉडी शेप के साथ बहुत कंसर्न होते हैं। इसी वजह से वो फूड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। ये वाली कंडीशन भी हमारे पास नहीं होती। क्राइटेरिया डी क्या है कि हमारे पास किसी किस्म की मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो खाना जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो। स्पेसिफायर्स में हमारे पास यहाँ पर भी रिमिशन है कि अगर तो इंडिविजुअल जो है वो पहले ही इस डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन किसी टाइम पीरियड के बाद उसे दोबारा से सिम्टम्स आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर इन रिमिशन वहाँ पर डायग्नोज करेंगे, और ये लिखेंगे भी हम साथ कि ये रिमिशन के साथ जो है वो डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपको नजर आ रही है ये DSM-5 की फैक्ट शीट है। अब DSM-5 में जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ क्राइटेरिया जो हैं उनको अपडेट किया गया है, उनको जो है मजीद बेहतर बनाया गया है DSM-5 में बनस्पत DSM-5 के। अब इस डिसऑर्डर में क्या है कि हमारे पास जैसे पहले जो था DSM-5 में क्या था कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो फुलफिल होना जरूरी थी। क्राइटेरिया ए जो था वो इस चीज के साथ रिस्ट्रिक्ट था कि पर्सन की जो है न्यूट्रिशन नीड जो है वो फुलफिल ना हो। लेकिन DSM-5 में क्या है कि हम ये देखते हैं कि कैन बी डायग्नोज इफ ईटिंग इशू कॉज सोशल एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम। यानी कि सोशल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए कि अगर कोई इंसान इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी न्यूट्रिशन नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन अगर उसको सोशल और डेली लाइफ प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड हु इज माल न्यूट्रिशन ड्यू टू नॉट ईटिंग, इनमें बस ये इतना ही क्राइटेरिया था कि एक पर्सन जो है वो वजह से इस बिहेवियर वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया। लेकिन DSM क्या है कि का हो गया कि उसके साथ साथ उसकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है या सोशल या डेली लाइफ जो उसकी फंक्शनिंग है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो आना जरूरी है। तब जाकर हमारे पास ये क्राइटेरिया जो है वो मीट करता है। तो ये अपडेट एक हमारे पास DSM-5 के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सबसे पहले तो हमारे पास मेडिकल कंडीशन को हमने पहले रूल आउट कर देना है कि हमारे पास वो अगर तो कोई क्रोनिक इलनेस है, जैसे समटाइम्स कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या कुछ और कोई क्रोनिक इलनेस है, उसकी वजह से वो फूड को क्या होते हैं रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, खाना कम खा रहे होते हैं, या खाने में बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज की वजह से भी खाना कर रहे होते हैं इंडिविजुअल। तो ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। समटाइम्स कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जैसे हाइपोटोनिया या स्मॉलिंग डिफिकल्टीज की वजह से जो है पर्सन खाना नहीं खा रहे होते। तो ये भी हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी है, इनको भी रूल आउट करना है। इनकी वजह से हमने नहीं देखना कि हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्हाइल चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर में विथड्रॉ फ्रॉम केयर गिवर्स। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे अटैचमेंट नहीं होती बच्चों को अपने जो केयर गिवर है उससे, इसकी वजह से वो खाना जो है वो नहीं खा रहे होते, या खाना जो है वो अपना लिमिट कर देते हैं। तो वो किस वजह से होता है कि उन्हें जो अपने केयर गिवर की वजह से, केयर गिवर से वो अटैचमेंट नहीं मिल रही होती, वो केयर नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमने देखा कि अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टिव जो डिसऑर्डर हमने पढ़ा है उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था। उनका जो मेन कंसर्न कंसर्न होता है वो ये होता है कि वो उन्हें खाने में इंटरेस्ट नहीं होता,
और वो खाने को सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे होते क्योंकि उन्हें वो डिजायर नहीं होती खाने की, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। वो किसी स्पेसिफिक फूड आइटम के साथ भी उससे कर लेते हैं रिलेट, किसी भी स्पेसिफिक फूड टाइप के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। तो वो उस खाने को नहीं खाते क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी समटाइम्स क्या होते हैं कि रिजिड ईटिंग बिहेवियर होते हैं। वो बच्चे जो कि ऑटिस्टिक होते हैं वो समटाइम्स खाना नहीं खा रहे होते, लेकिन उनका ये कंसर्न ये नहीं होता कि उन्हें जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। वो उनकी जो कंडीशन होती है वो ऑटिज्म की वजह से होती है, और अपने जो रिपीटेटिव बिहेवियर है उसकी वजह से होती है। अगेन स्पेसिफिक फोबियाज, यानी कि अगर कोई चाइल्डहुड में कोई ऐसा चॉकिंग का कोई एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है या कोई और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन्होंने फूड के साथ देखा है, तो वो उस फूड को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोशल एंजाइटी, समटाइम लोग सोशल एंजाइटी की वजह से फूड को, यानी कि अगर वो सोशली कहीं गए हैं और तो या किसी सोशल गैदरिंग में वो इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो खाने को अवॉइड कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें इवेल्युएट ना करें, नेगेटिवली इवेल्युएट ना करें। तो उस फियर की वजह से नहीं हो रहा है हमारे पास जो एयरफिड है, वो उस वजह फियर की वजह से नहीं हो रहा है। एयरफिड की कंडीशन जो है वो हमने देख ली कि उन्हें खाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगेन एनोरेक्सिया नर्वसा के कोई बॉडी इमेज से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है, कोई बॉडी वेट से रिलेटेड कंसर्न यहाँ पर इस डिसऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए कि समटाइम्स कुछ ईटिंग बिहेवियर्स कुछ ऐसे ऑब्सेशन से रिलेट होकर हमारे पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग कुछ खाना जो होते हैं उसे खाना छोड़ देते हैं या लिमिट करना शुरू कर देते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर तो पर्सन जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है और उसकी वजह से वो अपनी भूख जो है उससे रिड्यूस कर चुका है या फूड रिस्ट्रिक्शन की तरफ वो चला गया है, तो फिर ये एफर्ट जो है वो नहीं होगा, हम इनको सेपरेट देखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया है समटाइम्स जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी खाना नहीं खा रहे होते हैं, और वो उनकी डिलूजनल थॉट्स की वजह से होता है। समटाइम्स वो कुछ ऐसी थॉट्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं फूड के साथ कि वो फूड को जो है वो नहीं खा रहे होते। फैक्टिशियस डिसऑर्डर है। अगेन फैक्टिशियस डिसऑर्डर में हमने देखा था कि लोग जो है वो कुछ खाने को नहीं खा रहे होते ताकि वो बीमार हो जाएं, और वो लोगों से कुछ उनके बिहेवियर पैटर्न फिक्टिशियस डिसऑर्डर में ये होते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि वो बीमार हो जाएं, लोग उनसे बार बार पूछें कि हाँ भाई आप बीमार हो गए। तो ये वाली कंडीशन हमें एफिड में नहीं देखने को मिली। एफिड में स्पेसिफिकली कंडीशन क्या है कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है खाना खाने में, और वो उस चीज में जो है वो अगर खाना खाते भी हैं तो बहुत ज्यादा चूजी है, बहुत ज्यादा पिकी है। अब हमारे पास आता है डेवलपमेंटली नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मली भी बच्चे ऐसे करते हैं कि वो चूजी होते हैं, वो समटाइम्स जो पिकी होते हैं, लेकिन हमने देखा कि टाइम ड्यूरेशन मैटर करती है। और जितने भी बाकी क्राइटेरिया जो है जब वो hit करते हैं, तब हम कहते हैं कि एक जो पर्सन है वो एफिड डिसऑर्डर का जो है हमारे पास जिससे सफर कर रहा है, या हम उसे एफिड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस करते हैं। तो आज ये हमने 3 डिसऑर्डर्स पढ़े थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिसऑर्डर्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।